दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है, चेहरे पे मुस्कुराना, चेहरे पे मुस्कुराना। मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 9 और 10 कोर्स ए की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं: सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है। बहुत ही सहज भाषा में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महेश धामा, गोल्डन हिंदी एडिटर और न्यू एज पब्लिशर्स की ओर से वेबिनार संचालक के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का जो वेबिनार हमने रखा है वो मुख्यतः 3 बातों को लेकर के हमने रखा है। नंबर 1, NCERT ने इस बार अपनी पुस्तकों में काफी परिवर्तन किया है, काफी चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों को पुनः संशोधित करके दोबारा से प्रिंट किया है। तो उसमें क्या बदलाव हुए, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में CBSE की तरफ से क्या बदलाव आए हैं, क्या परिवर्तन उन्होंने किया है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि इस बार CBSE ने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में, यानी कि आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न रखने का अपना मन बनाया है। विशेष रूप से हम आज उन पर चर्चा करेंगे। CBSE आगे बच्चों से किस तरह के प्रश्न हल कराना चाहती है, किस तरह के पेपर आपके सामने आएंगे, बच्चों को हल करने पड़ेंगे। और न्यू एज पब्लिशर समय समय पर इन जानकारियों के लिए वेबिनार करता रहता है। हालांकि आप शिक्षक वर्ग है और शिक्षक वर्ग समाज का सबसे जागरूक और सबसे श्रेष्ठ वर्ग होता है। इसको समझाना, जागरूक करना हालांकि हमारे बलबूते की बात नहीं है, ये पहले से ही इतना जागरूक वर्ग होता है। लेकिन फिर भी कई बार क्या हो रहती है, समय समय पर देती रहती है और आपका बिजी शेड्यूल होने के कारण कई बार आप लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो न्यू एज पब्लिशर्स भी अपना दायित्व समझता है कि वह भी अपने अध्यापकों के साथ जुड़ करके अपनी उन जानकारियों को साझा करे, ताकि आपके पास तक पूर्ण रूप से जानकारी पहुंचे और आपने अपने छात्रों को उसी जानकारी को पहुंचाए। और हमारे आने वाले जो भविष्य में जो चमकते हुए सितारे हैं, यानी हमारे समाज के बच्चे हैं, वो पूरी तरह से जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक उनके आएंगे और उनका भविष्य उज्जवल से और उज्जवल हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यू एज पब्लिशर्स ये वेबिनार समय समय पर करता रहता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज वेबिनार के जो मुख्य वक्ता रहेंगे वो डॉक्टर अशोक बत्रा जी होंगे। और डॉक्टर अशोक बत्रा जी के बारे में मैं आपको जब उनको बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, उनका परिचय दूंगा। इससे पहले मैं ये वेबिनार आज का जो रखा गया है और जिसकी चिंता इतनी जो करते हैं, पल पल
ये सोचते हैं कि किसी तरह से हमारे अध्यापकों को, हमारे समाज के बच्चों को पूरी तरह से उनको जानकारी पहुंचे, वे जागरूक हो, हर क्षण क्षण की, हर पल पल की उनको जानकारी मिलती रहे, इसकी जो चिंता करते हैं वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौम्य गुप्ता जी है। उन्होंने इस वेबिनार को आयोजित करवाया, मैं उनका तहे दिल से इस बात को लेकर के धन्यवाद करता हूं। और सर इस वेबिनार में प्रस्तुत होने के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन किसी कार्य से उनको थोड़ा बाहर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने आज अपना वीडियो जो है वहीं से बना करके लॉन्च किया। और वो चाहते हैं कि एक वीडियो के जरिए अपना संदेश आप शिक्षक गणों तक, आप अध्यापकों तक, आप अपने समाज के श्रेष्ठ इस वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा रोहतास जी से, सर का वीडियो है वो प्रस्तुत किया जाए। सौम्य जी पिछले 20 वर्षों से पब्लिकेशन को संभाल रहे हैं। सर ने केमिकल में इंजीनियरिंग की है और पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमएस किया हुआ है, और इनकी देखरेख में न्यू एज पब्लिकेशन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और मैं रोहतास जी से आग्रह करूंगा कि सर का संदेश सभी के सामने रखा जाए वीडियो के माध्यम से। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज इस हिंदी वेबिनार में भाग लेने वाले सभी गणमान्य अध्यापकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर बत्रा जी जिन्होंने अपने बिजी समय से हमें समय दिया। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स गोल्डन की पुस्तकें संपूर्ण भारत में पहचान बनाए हुए हैं। गोल्डन की पुस्तकें एनसीईआरटी पर आधारित तथा सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम पे बनी हुई है। इन पुस्तकों की प्रशंसा अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी करते हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए जाने वाले परिवर्तनों को गोल्डन की पुस्तकें में जल्द से जल्द छात्रों को उपलब्ध कराने की हम पूरी प्रयत्न करते हैं। कंपनी की मार्केटिंग ब्रांच भारत के सभी शहरों में स्थित है। कंपनी स्कूल श्रृंखला की सभी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करती है। गोल्डन ऑल इन वन 1 to 5 की पुस्तकें में रिमझिम पाठ्य पुस्तक पर संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन 6ठी से 10वीं में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वसंत, क्षितिज, कृतिका आदि का संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन की पुस्तकें पढ़कर छात्र गर्व महसूस करते हैं। 1 to 5 की गोल्डन हिंदी वर्कबुक पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। ये पुस्तकें आज के छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है। 6ठी से 10वीं की गोल्डन हिंदी वर्कबुक भी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तकें बहुत सराहनीय है। व्याकरण श्रृंखला में नवजीवन हिंदी व्याकरण तथा रचना 1ली से 10वीं कक्षा तक की उपलब्ध है। हिंदी पाठ्य पुस्तक श्रृंखला में मुस्कान हिंदी पाठमाला प्रवेशिका से 8वीं क्लास तक छपी हुई है, और ये पुस्तकें भारत के सभी त्योहार, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं देशभक्ति गीत और घटनाओं में प्रमुखता से दिखाया गया है। इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को हम एक प्रमाण पत्र देंगे। सभी अध्यापकगण से निवेदन है कि वो अपने ई प्रमाण पत्र के लिए, जो वेबिनार खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक का लिंक आएगा, कृपया उस फीडबैक लिंक से फॉर्म भर के भेजें, जिसमें कि उनके करेक्ट स्पेलिंग और स्कूल की स्पेलिंग होगी, ताकि सर्टिफिकेट पे कोई गलती ना रहे। स्पेसिमेन कॉपीज को प्राप्त करने के लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप specimen@newagpublishers.com पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पुस्तक की जानकारी लिखकर भेजें। हम जल्द से जल्द किताबों को भेजने का प्रयास करेंगे, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। महेश जी स्टार्ट करिए प्लीज। ये थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौम्य गुप्ता जी, जो न्यू एज पब्लिशर्स को पिछले 20 वर्षों से संभाल रहे हैं। और हमारे पैनल पर कई श्रेष्ठ अध्यापक गण मौजूद है, और उनमें से एक है श्रीमती पूनम बांगा जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों में काफी परिवर्तन किया है। इस बार उन्होंने संशोधित पुस्तकें प्रस्तुत की है। तो मैं चाहूंगा कि आप अध्यापक गण सभी अपने छात्रों से बताएं, उन्हें समझाएं कि 2022 का जो एडिशन एनसीईआरटी ने निकाला है
संशोधित एनसीईआरटी ने जो अपना पुस्तक निकाली है उसी को अपने बच्चों से खरीदने के लिए कहे, ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो ये चैप्टर इस बार पुस्तक में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसे 6वीं और 8वीं तक की इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए मैं श्रीमती पूनम बांगा जी को आह्वान करूंगा और वो समझाएगी कि 6वीं से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने क्या बदलाव किए हैं। और इससे पहले कि मैं पूनम बांगा जी को आपके सामने प्रस्तुत करूं, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखना चाहूंगा। श्रीमती पूनम बांगा जी पीजीटी हिंदी के रूप में आयसर स्कूल फरीदाबाद में पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है, सीनियर क्लासों को पढ़ा रही है। और जैसा कि मैम का बहुत ही जुझारूपन और एजुकेशन के प्रति बहुत लगाव है, उसी को देखते हुए मैम ने बहुत सारे अवार्ड अपने कार्यकाल में जीते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा मैं रखना चाहूंगा, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ चुनिंदा मैम के जो अवार्ड उन्होंने अपने कार्यकाल में मेहनत करके जो जीते हैं। 2005 में मैम ने नोट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जीता, और 2005 में ही मैम को भारतीय साहित्य सम्मान अवार्ड अवंतिका द्वारा दिया गया। 2007 में राष्ट्रीय गौरव सम्मान 15वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य समारोह में मैम को प्राप्त हुआ, और 2014-15 के नोट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड एचआरडी मिनिस्टर, जो हमारी पूर्व एचआरडी मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी थी, उनके हाथों द्वारा मैम ने ये प्राप्त किया। और 2017 में नोट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड आयसर स्कूल फरीदाबाद में मैम को स्वयं दिया। 2017 में मैम ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन के रूप में नई दिशाओं से प्राप्त किया। और ये लंबी लिस्ट है, जहां तक भी गिनाता चला जाऊं कम है। अभी पीछे आकाशवाणी एफएम पर मैम ने नारी शक्ति उद्धार पर एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम मैम का प्रस्तुत हुआ था। तो प्रिय साथियों, अब आप मैम से जानेंगे, पूनम बांगा मैम से जानेंगे कि 6वीं से 8वीं तक की एनसीईआरटी में क्या परिवर्तन इस बार एनसीईआरटी ने किए हैं, किस चैप्टर को हटाया है, किसको रखा है। मैं पूनम बांगा जी का आह्वान करना चाहूंगा कि मैम प्लीज आइए और 6वीं से 8वीं तक की एनसीईआरटी के बारे में अवगत कराइए। मिस पूनम बांगा जी। महेश धामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले बत्रा जी को नमस्कार, और सौम्या जी का भी बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ अपने विचार रख सकूँ। और आने वाले सभी अध्यापक जो इस समय इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में या 9वीं, 10वीं में भी एनसीईआरटी की किताबों में परिवर्तन किया गया है। और इस वर्ष जो लेसन पहले 2 साल तो बच्चे कोविड के कारण भी बहुत सारे लेसन स्कूलों ने बीच में अपने आप भी काट दिए, टीचर्स ने सिलेबस कम कर दिया गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर भी जो लेसन कटे हैं, ये संशोधित संस्करण जो है सितंबर 2022 में ये प्रस्तुत हुआ है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ टीचर्स को इसके बारे में पता चल पाया और कुछ टीचर्स को इसके बारे में पता नहीं भी चल पाया। पिछले साल भी जो लेसन कट चुके थे, बहुत सारे स्कूलों में लेसन पढ़ाते भी चले गए टीचर, और मैं भी अभी भी इस बार भी काफ़ी टीचर्स के साथ मेरा संपर्क रहता है। अभी भी पूरी तरह से टीचर्स को क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि कौन से लेसन कट गए हैं या कौन से लेसन हैं, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हर टीचर एकदम से न्यू टेक्निक के साथ अपने आप को नहीं जोड़ सकती कि फटाफट नेट ऑन कर लें और जल्दी से हम निकाल लें कौन सा सिलेबस है कौन सा नहीं है। सबके स्कूलों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज ये जो रखा गया है वेबिनार, वो यही है कि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन जो है हिसाब से तो 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक किसी बच्चे टीचर के लिए ना रहे। 9वीं और 10वीं का बत्रा साहब अभी सब कुछ क्लियर करेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत जो मैं आपको 6 से 8 तक का बताना चाहूँगी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे नए एडिशन की बुक खरीदें अपनी,
क्योंकि पुराने एडिशन की बुक खरीदने पर एक तो कंफ्यूजन है, दूसरा जो क्लास में हम लोग पेज नंबर के हिसाब से भी बच्चे चलते हैं कि इस पेज पर ये लेसन है या इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं, तो जो लेसन कटने के बाद सारी किताब जो है वो थोड़ी बहुत हिल जाती है, आगे पीछे पेजेस हो जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट रहता है बच्चों में। तो अक्षरों का महत्व, पार नजर के और सांस सांस में बांस, जो चैप्टर है लास्ट वाला, वो पाठ अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रहे। 17 लेसन पहले थे, अब हमारे लेसन 14 रह गए हैं। पहली बात तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। 7वीं क्लास के भी देख लें सर, लेसन सारे कौन से कटे हैं पहले। जी सर। 7वीं कक्षा में दादी माँ पाठ, रक्त और हमारा शरीर, चिड़िया की बच्ची, कंचा और विकल्प गायन, ये लेसन जो हैं वो कट गए हैं। पहले 20 पाठ थे और अब 15 पाठ इसके रह चुके हैं। और कक्षा 8वीं में ध्वनि, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा और टोपी, ये वाले पाठों को काट दिया गया है। और पहले पाठ थे 18 और अब हैं 13। अगर हम इन सारे पाठों पर विचार करते हैं कि ये पाठ एनसीईआरटी ने क्यों काटे हैं, क्यों का कारण एक यही आता है, जो लेसन थोड़े क्लिष्ट थे या जो जिन पाठों में बोलचाल के शब्द ज़्यादा थे, जो अब हमारे दायरे में ही नहीं रहे हैं, इस प्रकार के लेसन जो हैं वो काट दिए गए हैं। कुछ ये था कि टर्म वाइज टीचर्स जो हैं वो अपने सिलेबस को बांटते हैं, तो बच्चों के ऊपर बोझ भी थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से भी इन पाठों को काटा गया है। अब बात आती है कि बच्चों को किस तरह इसके साथ हमें समझाना है। एनसीईआरटी की किताबों की एक यह बहुत बड़ी खासियत है कि जो क्वेश्चन आंसर पीछे दिए रहते हैं, जब तक बच्चा पूरा लेसन व्यवहारिकता, बौद्धिकता और पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ता है, तब तक वो उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी प्रश्न, पहले जो किताबें थी इससे पहले वाली, काफ़ी साल हो गए है ना बत्रा जी, काफ़ी साल हो गए ना किताबों को चेंज हुए, 2002, 3, 4, 5 तक ये वाली किताबें जो थी ये वाली आई थी। उससे पहले जो किताबें होती थी पिछले वाले उसमें कोई भी क्वेश्चन जो था उसको टीचर्स या बच्चे मार्क कर सकते थे कि इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और बच्चे आराम से उस लेसन को लिख पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो ये किताबें एनसीईआरटी ने लगाई हैं, आप सब जानते हैं कि सारे लेसन हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं, और व्यवहारिकता, बौद्धिकता और मूल्यपरकता पर सबके सब निर्भर करते हैं। कोई भी पाठ ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया जाए और उसके बाद उसके बारे में हमने कुछ सीखा नहीं है या समाज के साथ वो लेसन जल नहीं करता है। अब बात आती है कि उसके आंसर कैसे दिए जाएंगे। आंसर देने के लिए सारे बच्चे एकदम से इतने परफेक्ट नहीं होते कि एकदम उन आंसर्स को दे सके। आप देखेंगे जो भी टीचर्स कॉपीज चेक करते हैं, हर बच्चे का आंसर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर आता है। फर्क इसलिए आता है कि हर बच्चा अपना लेसन पढ़ता है और प्रश्नों के उत्तर बौद्धिकता के आधार पर देता है, और बौद्धिकता जिसकी जितनी होगी उस हिसाब से वो देगा, और कितना उसने उस पाठ को पढ़ा है या कितना किया है। अगर हम इन्हीं लेसन्स को हम अपनी गोल्डन गाइड्स के साथ जोड़ते हैं, जो कि इस समय पूरे देश में, अभी सौम्या जी ने भी बताया कि पूरे देश में चल रही हैं, पूरे देश में अच्छे से चलने का, हर आदमी को पता होने का कि गोल्डन का नाम लेते ही हर कोई एकदम पहचान जाता है कि गाइड में क्या है। और इस पुस्तक में पूरी तरह से एनसीईआरटी जो चाहता है उसके आंसर्स उसी तरह से समाये हुए हैं। जिस तरह से उसके बाद उस पाठ में से कौन से अन्य प्रश्न बनते हैं, उस पाठ में बौद्धिक प्रश्न कौन से हैं, मूल्यपरक प्रश्न कौन से हैं, व्याकरण के पूरे भागों को समझाने के बाद उसका जो पीछे अभ्यास पुस्तिका बनी हुई है वो बिल्कुल उसी तरह से बनना। और सबसे बड़ी बात, 6ठी, 7वीं, 8वीं में अगर कोई भी टीचर भी, देखो बच्चों ने पढ़नी है और बच्चों ने सही आंसर देना है, हम उन्हें आराम से इस किताबों को रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ अध्यापक भी अनुभव के आधार पर अपने आप को सक्षम बनाते हैं, और बहुत से अध्यापकों की संख्या ऐसी भी है जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनी होते हैं, जो पूरी तरह से स्वयं ही उनको एक लेसन को 4 बार खुद ही पढ़ना पड़ता है। उनके लिए भी ये किताबें बहुत अधिक सहायक हैं, उनको हर तरह का मटेरियल उसमें मिलेगा। और तीसरी बात इन किताबों की ये विशेषता है कि
आपने देखा होगा हर लेसन के बाद कुछ ना कुछ ग्रामर का, व्याकरण का काम हर पुस्तक में हर लेसन के बाद है। और हर लेसन के बाद जो व्याकरण का काम है वो पाठों से संबंध के साथ साथ एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरे पाठ के साथ वो जुड़ा हुआ है। और ऑन द स्पॉट कई बार टीचर भी उसको बताने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता है या एकदम कुछ समझ में भी नहीं आता। और इस पार्ट में जिस तरह से बुक में क्वेश्चंस हैं उसी तरह से सीधे सीधे सारे व्याकरण के प्रश्न भी पूरी तरह हल के साथ दिए हुए हैं और मूल्य परक प्रश्न भी हल के साथ पूरे दिए हुए हैं। और उसके बाद बाल रामायण और महाभारत और भारत की खोज, इनको पढ़ाने के समय बहुत सारी दिक्कतें टीचर्स को भी आती हैं और बच्चों को तो एकदम लय टूट जाती है। अगर बच्चे ने एक दिन नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन वो कैसे पढ़ेगा। और 60% मैं आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि स्कूलों में महाभारत, बाल रामायण और भारत की खोज को पूरी तरह से पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इतने पीरियड ही नहीं है हम लोगों के पास कि इन किताबों को हम पूरी 100% अपना देकर इन किताबों को हम पढ़ा सकें। इन किताबों को अगर हम पढ़ाने लगते हैं पूरक पुस्तिका को तो हमारी एनसीईआरटी की जो अपने सिलेबस की बुक है उसे भी हम पूरा नहीं कर सकते। तो होता क्या है, एक चैप्टर पढ़ाया, 2-3 चैप्टर समझा दिए, रीडिंग आप स्वयं करें बच्चे। तो बच्चे इतने तो नहीं है ना कि स्वयं रीडिंग करके पूरे उत्तर दे सकें। और गोल्डन गाइड में हर एक के साथ अलग अलग से समझाकर हर तरह से अलग अलग प्रश्न उत्तर भी इसके साथ दिए गए हैं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 6 to 8 की एनसीईआरटी में जो बदलाव हुए हैं, जो चैप्टर्स हुए हैं और गोल्डन की विशेषताओं को आपने डिस्क्राइब किया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अशोक बत्रा जी को। और बत्रा जी जो है वो जाने माने भाषाविद, शिक्षाविद एवं कवि है। वे हिंदी कॉलेज सोनीपत और रोहतक में प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने पिछले 37 वर्षों से हमारे प्रकाशन के साथ जुड़कर के 50 से भी अधिक पुस्तकें लिखी है। उन्हें व्याकरण ग्रंथों पर 2005 और 2006 का बेस्ट ऑथर अवार्ड मिल चुका है। वे एनसीईआरटी की व्याकरण पुस्तक के लेखक मंडल में कई वर्षों तक शामिल रहे हैं तथा अनेक बार भाषा प्रशिक्षण के लिए सेवाएं देते रहे हैं। वे 100 से भी अधिक हिंदी भाषा सम्मेलन पूरे देश में जगह जगह घूम करके कर चुके हैं। वे साहित्य के समीक्षक तो है ही। उनकी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध आज भी आईएएस पीसीएस के छात्रों को पढ़ने में मजा आता है, आज भी पढ़ाई जाती है। कविता के क्षेत्र में वे हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। और सर अभी एक अपना कवि राष्ट्रीय मंडल संघ चला रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 4000 के आसपास उसमें कवि है और जिसके महामंत्री के रूप में, हेड के रूप में सर जो है कार्य कर रहे हैं। और सर को कई बार सोनी टीवी और अनेक मंचों पर आप देख सकते हैं। वाह वाह क्या बात है, हमें सर ने कई बार अवार्ड जीते हैं। और आजकल वे हमारी हिंदी की पुस्तकों के लेखक होने के साथ साथ मैंने बताया कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अपनी साहित्य सेवाएं दे रहे हैं। उनके लेखक के कारण ही जो है इतना हिंदी को आज इतना बढ़ावा मिला है और उन्होंने अपने जीवन लगभग हिंदी को दे दिया है। अब मैं सर का आह्वान करता हूं कि प्लीज वो आए और अपनी बात को रखे। इसमें सर उन्हीं एनसीईआरटी में हुए बदलाव, सीबीएसई करिकुलम 2023-24 और मुख्य रूप से जो नई शिक्षा नीति के चलते हुए तर्क विश्लेषण के तरह के जो क्वेश्चंस बच्चों के लिए सीबीएसई ने अभी जो मॉडल सैंपल पेपर प्रस्तुत किया है, जो सीबीएसई आने वाले समय में जो जटिलताएं बच्चों के लिए बढ़ाना चाहती है, उनके समाधान के लिए आपका आह्वान करता हूं कि आइए और हमें मार्गदर्शन करें। श्री अशोक बत्रा जी। धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद पूनम जी। आपने मेरा बहुत सारा काम तो पहले से सरल कर दिया। और हमारे श्री सौम्य गुप्ता जी उपस्थित नहीं हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करते हुए इस वर्ष का जो नया पाठ्यक्रम का और परीक्षा योजना का स्वरूप है वह आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मुझे जितना समय मिला है उसमें सर्वाधिक समय जो नई चीज़ें आई हैं अपने यहाँ, जिसे समझने में समय लगता है और दुविधाएं बनी रहती हैं, मैं सीधे सीधे उन आने वाली दुविधाओं को संबोधित करूँगा
लेकिन इससे पहले 9वीं और 10वीं की पुस्तकों में जो परिवर्तन हुआ है, ऐसा एक स्वाभाविक क्रम है कि हम चाहे उस विषय को पढ़ाते हो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो नित्य नूतन परिवर्तन होते हैं वे प्रामाणिक स्रोत से हमारे सामने पहुंचते ही नहीं हैं, तो हमारा ज्ञान भी कई बार अधूरा रहता है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि आज जब सारा अध्यापक समुदाय यहाँ पर है तो उनके सामने जो परिवर्तन हो उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता कर ली जाए। 9वीं और 10वीं ए कोर्स के बारे में आज मैं बात करूं। 9वीं का जो पाठ्यक्रम है इसकी पुस्तक ही बदल गई है। यदि आप पुरानी पुस्तक लेंगे, उसका मोह रखेंगे और बच्चों को भी कई बार पैसे बचाने के चक्कर में है ना बड़ी बड़े भाई की किताब यूं लेने लगेंगे, तो वो जिस भ्रम में पड़ेंगे, इस कंफ्यूजन के कारण से बहुत सा समय वे अध्यापकों का भी नष्ट करेंगे और कुछ अध्यापक तो उस पुस्तक को देखकर शायद खुद भी ना भ्रम में आ जाएं। इसलिए पूनम जी ने बात बिल्कुल सही कही है। यदि नई एनसीईआरटी की पुस्तक का ही आप सहारा लेंगे तो भ्रम के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो एक तो निवेदन ये है कि आप नई पुस्तक खरीदें। 9वीं के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है, पहले क्षितिज का जो गद्य भाग है, 9वीं में जो नई पुस्तक है उसमें अब 6 चैप्टर्स रह गए हैं, पहले 8 थे। जो लाल रंग में है, नाना साहब की पुत्री को मैना वाला और एक कुत्ता और मैना, ये 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं 9वीं में से। काव्य खंड में अब 7 कवि रह गए हैं, पहले इनकी संख्या 9 थी। 2 जिन कवियों को इस बार पाठ्यक्रम में जिनके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वे हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर और चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा। ये 2 कविताएं या 2 कवि, इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक में 13 चैप्टर रह गए, पहले 17 थे, तो 4 चैप्टर्स का भार हल्का कर दिया गया है। 9वीं की बात कर रहा हूं। अब 9वीं कक्षा में ही दूसरी पुस्तक है, उस पुस्तक की ओर आते हैं। इसमें यथावत पहले भी 3 अध्याय थे, अब भी 3 अध्याय हैं, वही का वही पाठ्यक्रम। इसमें चैप्टर्स में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 9वीं का हो गया। आगे चले 10वीं कक्षा में काव्य खंड में इस समय 6 कवि रखे गए हैं, जबकि पहले इनकी संख्या 9 थी। 3 कवि जो पाठ्यक्रम में नहीं रखे गए, देव और गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, ऋतुराज की कन्यादान, ये 3 कविताएं, इन पर आप कभी भी प्रश्न ना पूछें। अगर आप पुराने साल का कोई प्रश्न पत्र देते हैं तो भी बच्चों का ध्यान खींचना पड़ेगा जी। वो कहेगा जी पिछले साल तो थे पेपर में, तो इस पर पूरा बच्चों का ध्यान दिलाना ये हमारा दायित्व बनता है। आगे गद्य खंड में अब 6 ही अध्याय रखे गए हैं, जबकि पहले 8 थे। 2 अध्याय जो अब परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, जिनके बारे में मानवीय करुणा की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी वाला, ये 2 अध्याय इस बार पाठ्यक्रम में नहीं होंगे। आगे चले। कृतिका पुस्तक में पहले 5 चैप्टर थे, अब 2 रह गए हैं। ये जो 5 चैप्टर थे इनमें जार्ज पंचम की नाक वाला और एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये 2 अध्याय नहीं रहेंगे। इस तरह से 10वीं की पाठ्य पुस्तक में भार कम किया गया है। 2 अध्याय कृतिका में से कम किए गए हैं और 5 अध्याय समाप्त किए गए हैं क्षितिज में से। ये 10वीं के बारे में, इनके पाठ्य पुस्तकों में जो कार्यभार कम किया गया है, ये बताना हमारा कर्तव्य। अब देखिए, सीबीएसई में एक अच्छी आदत है, वह क्या है कि हर बार कुछ परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन तो हमारी जिंदगी में भी रोज हो रहा है, इसको अपडेट करना कहते हैं। और यूं भी कहते हैं कि चलते जल में कभी काई नहीं जमती है। तो सीबीएसई भी चाहती है कि हमारे अध्यापकों के चित्त में भी काई ना जमे
मुझे याद है विश्वविद्यालय में 20-20, 25-25 सालों तक जो अध्याय एज इट इज पढ़ाया जाता था, तो जब अध्यापक की उम्र 55-56 साल हो जाती थी तो वे अपने 35 साल पुराने नोट्स जब निकालते थे वो पीले पीले कटे फटे टूटने फूटने लगते थे। तो उसका कोई अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ता था, लगता था कि 35 साल पुराना ज्ञान एज इट इज बढ़ रहा है। सीबीएसई इसलिए हर बार हम कहीं चलते प्रवाह से कटकर जमे हुए जल ना हो जाए और हमारी चेतना कुंद ना हो जाए, इसलिए कुछ कुछ परिवर्तन कर देती है। और पहले परिवर्तन कम होते थे, इसलिए एक पुस्तक या व्याकरण की पुस्तक या उनके ऊपर जो सहायक पुस्तकें होती हैं वे भी 5-5 साल तक चलती रहती थी। बच्चे खरीदते नहीं थे, पुरानी खरीदते थे। लेकिन अब हर साल इतने परिवर्तन कर दिए जाते हैं कि जो भी बच्चा पुराने साल की पुस्तक पढ़ेगा वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, वो परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं कर सकता। हर साल परिवर्तन होता है। यहां तक कि अभी जो सैंपल पेपर आया है, अभी कुछ दिनों पहले, 1 साल में 2 बार परिवर्तन आते हैं। महेश जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? पहले ये परिवर्तन अगर सितंबर के आसपास तो दिया जाता है कि इस बार ये आएगा, तो बहुत सारे प्रकाशक उन दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी किताब तैयार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, मार्च आया, अब सभी प्रकाशक अपनी पुस्तकें छाप चुके होते हैं क्योंकि स्कूल शुरू हो गए हैं। वे तो अगस्त सितंबर के आसपास सीबीएसई के द्वारा जो नए साल की परीक्षा योजना आती है या जो परिवर्तन आते हैं उसको आधार बनाकर वे अपनी पुस्तक तैयार कर लेते हैं। अब आप सोचिए, जितने भी प्रकाशक हैं वे आपको पुस्तक अब मार्केट में बेचना शुरू कर दी होगी और इधर से पुस्तकें छपकर तैयार होकर बिकना शुरू। इतने में सीबीएसई ने नया सैंपल पेपर दे दिया, ये लीजिए नया, अब इसके अनुसार आएगा। तो ध्यान करना प्रकाशकों के लिए बहुत कठिन होता है कि अभी अभी तो किताब छपी है और ये अभी परिवर्तन हो तो क्या करें। तो मुझे न्यू एज प्रकाशन के जो स्वामी हैं सौम्य गुप्ता जी और पहले उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, उनकी एक बहुत अच्छी नीति रहती थी। वो यह नीति रहती थी कि यह परिवर्तन कई बार इतनी जल्दी होता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाए इसकी शैली में हर बार परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे इसे ही देख लें कि अपठित काव्यांश, अपठित पद्यांश, कभी इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे जिसके उत्तर 2 अंकों के, 1 अंक के और 2-2 अंकों के होते थे। इसका अर्थ है कि आप 25-30 शब्दों में या 10-15 शब्दों में उत्तर दिया करते थे। एक स्टाइल ये चला। फिर एक शब्द चला अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक का अर्थ क्या था कि आप केवल एक शब्द में उत्तर दें या 2-4 शब्दों में दें या हाँ नहीं में उत्तर दें, ऐसे लघुत्तरात्मक होते थे। छोटे से वाक्य में उत्तर समाप्त, पूरा हो गया। फिर तीसरी शैली आई कि बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस के, एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दे दिए गए, इनमें से आप टिक कीजिए कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसमें कई बार एक प्रश्न के जो 4 संभावित उत्तर दिए जाते थे उनमें से कई बार 2 उत्तर ऐसे होते थे कि जो इतने मिलते जुलते हैं कि दोनों ही ठीक हो सकते हैं। एक आध तो लगता था बिल्कुल गलत है, कट गया, दूसरे का लगता हाँ ये भी टू द पॉइंट नहीं है। लेकिन 2 तो कई बार कई प्रश्नों के बीच में 2 विकल्प ऐसे होते हैं कि अगर अध्यापक बदल जाए तो कुछ उसको ठीक करेंगे, कुछ दूसरे को ठीक करेंगे। अब जब अध्यापकों की ही ऐसी स्थिति है, हाँ, बोर्ड की परीक्षा में एग्जामिनर जो उत्तर तय कर देता है बस उसी को ठीक करना होता है। लेकिन है तो यह भी अन्याय ही। यदि आप बहुविकल्पी प्रश्नों के संभावित उत्तरों में कुछ मिलते जुलते से 2 देते हैं और दोनों में से एक को आपने ठीक सिद्ध कर दिया, दूसरा भी ठीक हो सकता है, उसकी होने की पूरी ही संभावना है, वो भी 100% ठीक है और वो भी 100% ठीक है। तो ऐसे उत्तर, ऐसे जब प्रश्न बनते हैं तो बच्चों का दुर्भाग्य होता है। मैं एक तो आपसे निवेदन करूंगा
कि जब आप परीक्षक हों तो बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय ये जरूर सोच लें कि इनमें से कोई दो संभावित उत्तर एक जैसे तो नहीं हैं। यहां तक कि आप 3 दिन बाद अपने बनाए गए प्रश्न को पढ़ लेना तो आपको लगेगा कौन सा ठीक था। हो सकता है 5 दिन बाद आप दूसरे पर टिक कर दें। जहां पर इस तरह की संभावना बनती हो वहां मेरा आपसे निवेदन है आप एक और प्रश्न बनाएं, उसमें थोड़ा सा संभ्रम और थोड़ा सा गलती बताने वाला, सत्य से दूर करने वाला कोई एक तत्व जोड़ दें, जिससे कि अगर ये सिद्ध करना पड़ जाए कि यही ठीक है दूसरा तो गलत है। ऐसा कर लेना चाहिए। आप किसी तरह के संभ्रम में ना खुद रखें ना बच्चे को रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं इस साल जो पेपर सीबीएसई ने आपके लिए सैंपल पेपर के रूप में दिया है उसे दिखाऊंगा आपके सामने। उसमें 1-2 प्रश्नों पर मैं आपके साथ विचार भी करूं और आपसे प्रश्न करूंगा कि इसका कौन सा उत्तर बनता है, क्यों बनता है। दोनों ठीक है तो क्या किया जाए, क्या जाए इस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि ये मेरे सब वश में नहीं है, लेकिन हम लोग इस सारी प्रश्न परीक्षा योजना की ठीक से समीक्षा करके सत्य को ऊपर तक पहुंचाना, ताकि आगे से निर्द्वंद्व तरह के प्रश्न पत्र बन सके, ये हमारा दायित्व बनता है। तो 3 तरह के प्रश्न अब तक होते थे, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पी। इस बार से एक चौथा स्टाइल, एक चौथी शैली वो रखी गई है, अच्छी शैली है। उसमें बच्चों को और सोचने का मौका मिलेगा, जिसको तर्क विश्लेषण संबंधी प्रश्न कहा है। एक स्टेटमेंट दी जाती है पहले, और ए और आर, एक में स्टेटमेंट कथन, एक कथन दिया जाएगा, उसके बाद उसका कारण रीजनिंग दी जाएगी। फिर नीचे प्रश्न इस तरह के 4 ही पूछे जाएंगे कि आप बताएं कि ए यानी कथन ठीक है और इसका उत्तर, इसका जो रीजन कारण दिया गया आर, यह भी ठीक है, या कथन तो ठीक है परंतु जो आर के रूप में उसकी व्याख्या ये गलत है, या तीसरा पहला कथन गलत है परंतु उसकी व्याख्या ठीक है, या चौथा कथन गलत है और इसका कारण भी गलत है। ये 4 तरह के संभावित, ये इसे समझने में सभी अध्यापकों को बौद्धिक आलस्य को छोड़ते हुए बड़े ध्यान से इस नई शैली को समझना चाहिए। इसमें आपकी भूमिका 2 तरह की है। एक तो किसी ने प्रश्न किया और आपने ध्यान से उस प्रश्न का हल करने पर अपना दिमाग खर्च किया, इसमें भी सावधानी रखनी पड़े। लेकिन असली चुनौती तो तब आएगी जब आपने ही ऐसे प्रश्न का निर्माण करना है। ऐसे प्रश्न की रचना करते समय भी बहुत यूं कहें कि कठिनाई आती है। यदि आप सूक्ष्म विचार नहीं करेंगे तो या तो आप इस तरह के उत्तर देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, जिसका पूछने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जिसको कहना चाहिए बड़ी बुद्धिमानी से तर्क और विश्लेषण संबंधी प्रश्नों को समझना। यदि हम पेपर सेटर हैं तो हम कैसे प्रश्न बनाएं, विशेष रूप से व्याकरण में अगर ऐसे आ जाए तो कैसे करना, एक ये नई शैली आई है। तो मैं इसी शैली पर आपके साथ बात करूंगा खुलकर। आज ये नया विषय है तो इस पर पूरी बात करूंगा। अभी तो मैं केवल आपके समक्ष ही बता रहा हूं। यह परिवर्तन किया परीक्षा योजना में कि पहले प्रश्न पत्र के 2 भाग थे, अ भाग और ब भाग, ए और बी कह ले। पहले 49 सवाल आते थे, 49 प्रश्न अ भाग में जितने भी प्रश्न थे, टोटल 49 सवाल पूछे जाते थे, 40 के उत्तर देने होते थे। अब जो परिवर्तन किया गया है तो 44 सवाल पूछे जाएंगे, 44 पूछे जाएंगे और उत्तर देना होगा 40 का ही। इसका सीधा सा अर्थ है 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कम हो गए। कौन से कम हो गए हैं तो आपको थोड़ा स्पष्टता देने के लिए बता देता हूं। अपठित गद्यांश पहले एक ही पूछा जाता था 5 अंकों का, अब भी एक ही आएगा।
तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, परंतु अपठित काव्यांश पिछली बार तक इसमें विकल्प पूछा जाता था, 2 दिए जाते थे, या तो इस काव्यांश का उत्तर दें या अथवा करके दूसरा दिया जाता था। तो 5 प्रश्न इसके जुड़े हुए थे। अब ये तय कर दिया गया कि कविता का अंश भी एक ही आएगा और उसी को पढ़कर आपको उन 5 के उत्तर देने पड़ेंगे। तो 10 प्रश्न तो आ गए इसके, और 16 प्रश्न व्याकरण के, जो सब बहुविकल्पी, ये जो पोर्शन है ये बहुविकल्पी प्रश्नों का, ध्यान करें, पूरे व्याकरण में और अपठित काव्यांश गद्यांश में, और कृतिका के भी 7 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके सारे उत्तर बहुविकल्पी होंगे, अति लघुत्तरात्मक नहीं है। तो नई शिक्षा नीति में भी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर या तर्क विश्लेषण शैली को महत्व दिया गया है। परिणाम स्वरूप आपका आधे से ज्यादा पेपर तो पढ़कर सोचकर टिक करने वाला होगा। एक और प्रश्न का स्टाइल बदला है। अब तक व्याकरण में बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे कि नील कमल, बताइए कौन सा समास है, 4 विकल्प दे देंगे आपको, तत्पुरुष, कर्मधारय इत्यादि 4 दे। लेकिन अब एक सुमेलन संबंधी प्रश्न दिया गया है तो एक ही नंबर का, परंतु उसका स्टाइल कैसा होगा। क्या आप सुमेलन संबंधी प्रश्न, मैं भी प्रश्न पत्र की ओर लेकर चलता हूं, सामने प्रश्न होगा तो आपको अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुछ परिवर्तन और भी परीक्षा योजना में किया गया, वो मैं यही ध्यान दिला देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊं। वैसे यूं कह सकते हैं, जो पिछले साल वाली भी किताब ले लेंगे, इस साल में पुस्तक आपको नई क्यों लेनी चाहिए, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है तर्क विश्लेषण संबंधी प्रश्न या सुमेलन वाले प्रश्न, जिसकी मैं अभी चर्चा करते करते मैंने कहा अभी प्रश्न सामने आने दीजिए, तब बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो 2 तरह के प्रश्न हैं, ये पुरानी पुस्तकों में नहीं थे, ये नई पुस्तक में ही होंगे, और नई पुस्तकों में भी इस तरह के प्रश्न अभी पाठ्य पुस्तकों में या हेल्प बुक्स में आए नहीं होंगे। और मुझे तो ये पता है कि ये प्रश्न न्यू एज पब्लिकेशन ने, इनकी पुस्तकों में ये प्रश्न आकर 2-3 महीने से बाजार में पुस्तक है और वो प्रश्न डले भी हुए हैं। मैं इसलिए उनकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन सामने प्रश्न दिखाकर, क्योंकि सर्वाधिक कठिनाई जब नया टॉपिक आता है उसमें होती है। तो जरा हम प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार का जो सैंपल पेपर दिया, हाँ एक सेकंड, सैंपल पेपर से पहले जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है वो हुआ शब्द संख्या में। शब्द संख्या किसकी कम की गई, 9वीं में अनुच्छेद लेखन 10वीं में तो 120 शब्दों का है, लेकिन 9वीं में 100 ही शब्दों का है। एक तो 20 शब्दों का, 9वीं को आप कई बार 10वीं की लय पर ही ले लेते हैं, 20 शब्दों का फर्क है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन 2 और विषय हैं, एक है संदेश लेखन और एक है विज्ञापन लेखन। थोड़ा सा आगे कीजिए, 10वीं गद्य खंड और लेखन पर आइए। लेखन में देखिए, ये अनुच्छेद लेखन के तो 120 शब्द हैं और 6 नंबर का है। मैंने आपको पिछली बार बताया था बोर्ड ने कैसी नीति बनाई है, 20 शब्दों में उत्तर देना है तो 1 नंबर, 30 से 40 शब्दों का है तो 2 नंबर का, 50 से 60 का है तो 3 नंबर का, 80 से 100 शब्दों का है तो 5 नंबर का, 80 शब्दों तक 4 नंबर का, 100 शब्दों तक 5 नंबर का और 100 से ज्यादा तो 6 नंबर का। तो अपने 10वीं में 120 शब्दों का अनुच्छेद और 6 अंक है उसके। पत्र वही 100 शब्दों का 5 अंक हैं। अब आइए स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन एक ये नया आया है, इसके 5 अंक हैं। और इसके बाद विविध विषयों पर आधारित औपचारिक ई लेखन, इसके भी 80 शब्द हैं। आगे नेक्स्ट विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन अभी 6 महीने पहले जो निर्देश आए थे ये 60 शब्दों का कर दिया गया था, अब फिर से 40 शब्दों पर आ गए। यही काम संदेश लेखन के साथ किया गया है। संदेश लेखन जो 40 शब्दों का रह गया है, पहले 60 शब्दों का कर दिया था।
इससे पहले एक बार ऐसा भी हो कि 100 ही शब्दों का चित्रलेखन 100 शब्दों का कर दिया गया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या करते हैं। चित्रलेखन तो 100 शब्दों का एक कथा ही हो जाती है। चित्रलेखन की व्याख्या तो 15-20 शब्दों में हो जाती है। ये ऐसी गलती एक बार नारा लेखन में हुई थी, अब तो वो पाठ्यक्रम में रहा ही नहीं। नारा लेखन वो 25-30 शब्दों का कर दिया था, जबकि नारा कोई भी 6-7-8 शब्दों से ज्यादा होता ही नहीं है। कई बार इस तरह का परिवर्तन हो जाता, फिर कहीं ना कहीं से असहमति का स्वर अध्यापकों की ओर से गया होगा, तो आपने देखा वो नारा लेखन भी गया और वो शब्द भी गए। तो यहाँ अब ये 2 चीजें हो गई हैं। संदेश लेखन 40 शब्दों का रह गया है और विज्ञापन लेखन भी 40 शब्दों का। यह परिवर्तन है। ये परिवर्तन तो कोई इतना बड़ा मूल परिवर्तन नहीं है, लेकिन मूल परिवर्तन है तर्क विश्लेषण संबंधी प्रश्नों का। और पेपर कैसा आएगा, कई बार आप प्रमादवश देख नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो सैंपल पेपर के दर्शन आपको करा देता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि आप में से शायद 30-35% अध्यापकों ने सैंपल पेपर देख भी लिया हो। उनके लिए हो सकता है मेरी वार्ता नई रहेगी, परंतु काफी लोगों ने देखा नहीं। इस कारण से जिन्होंने पहले देख लिया है वो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें कि हमारे और बंधुओं ने जो पहली बार देख रहे हैं, या इन पर मैं जो टिप्पणी करूंगा उस टिप्पणी में थोड़ा रस लें, तो हो सकता है जो द्वंद्व आपके मन में चल रहे होंगे उन्हीं द्वंद्वों पर मैं भी कुछ चर्चा करूंगा, तो आपको इसमें से या तो रास्ते मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ स्पष्टता मिलेगी। तो हम बात करते हैं। तो देखिए आप और भाग हैं, और चलिए आगे। ये मैं सारी बातें बता चुका हूं। आगे आप आइए। बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रश्न, देखिए ओब्लिक है, आप जरा ये ध्यान कीजिए। इन्होंने दे रखा खंड आ में बहुविकल्पी ओब्लिक वस्तुपरक प्रश्न। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि या तो बहुविकल्पी अकेला लिख देते, वस्तुपरक ओब्लिक किया है। वस्तुपरक के अंतर्गत ध्यान कर लेना, दोनों तरह के प्रश्न आ जाते हैं। एक लाइन में उत्तर देने वाले सवाल भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल कहलाते हैं, जिसको लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक कहते हैं। वस्तुपरक में वे भी आ जाते हैं, और बहुविकल्पी का अर्थ है उसके 4 विकल्प होने चाहिए। अगर ये ओब्लिक ना होता, एवं होता, या एवं हटा देते बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रश्न, तब भी हम मान सकते थे कि निश्चित रूप से बहुविकल्पी ही होंगे। लेकिन सीबीएसई ने ओब्लिक करके वस्तुपरक प्रश्न डालकर आपको ये संकेत और चेतावनी दे दी है कि ध्यान रखना, हम सैंपल पेपर में तो दे रहे हैं बहुविकल्पी, लेकिन अगर सीधा सीधा भी अगर कोई सवाल आ जाए तो वह भी आ सकता है। आप कुछ नहीं कह सकते। आपको ये कहेगा जरा देखना तो वस्तुपरक लिखा है कि नहीं लिखा है। ये स्पष्टता होते हुए, इसलिए व्यवहार ज्ञान को ध्यान में रखते हुए न्यू एज ने ये पॉलिसी रखी है कि अपनी पुस्तक में से वस्तुपरक प्रश्न भी डालो। ये आ गए तो क्या करेंगे, आपकी पुस्तक बेकार हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे इसमें अगर 35 अनुच्छेद दे रखे हैं गद्य के, तो सबके वस्तुपरक प्रश्नोत्तर भी हैं, फिर बहुविकल्पी भी दे रखे हैं, और बहुविकल्पी के साथ साथ तर्क विश्लेषण का प्रश्नोत्तर, जो अभी मैं समझता नहीं कि इतनी जल्दी आ गया होगा, लेकिन इस पुस्तक में वे सारे प्रश्न दे रखे। थोड़ा सा आगे चलाए आप। ये पहला अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के बाद पहला सवाल रुकिए जरा। हिंदी फिल्मी गीत और लोकगीतों में क्या समानता। आपने देखा ABCD 4 विकल्प हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना 2 एक जैसे हो सकते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, दूसरा भी बहुविकल्पी प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न ले लीजिए। अब इस पर जरा ध्यान कीजिए। ये प्रश्न नई तरह के। कथन ए क्या है, हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं। ये स्टेटमेंट है। आपको चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट, जो ऊपर जो अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद में ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट एज इट इज इन्हीं शब्दों में हो। अगर इसकी वजह वो लिख दे, हिंदी फिल्मों के गाने हर व्यक्ति के का श्रृंगार बन गए हैं, हर व्यक्ति आज हिंदी फिल्मी गाने गाता हुआ नजर आता है, तो भी ये स्टेटमेंट ठीक है। हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं,
तो ये स्टेटमेंट अगर पैराग्राफ में दे रखी है ये स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे हाँ कथन तो ठीक है। अब इसका कारण दे रखा है। क्यों बन गए हैं जन जन के गीत? क्योंकि इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ देहाती, कस्बाई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। इतना बड़ा कारण दे रखा है। अब ये जो कारण दिया गया है और आपको ये देखना, उस पैराग्राफ को पढ़कर देखना है कि क्या पहली बात ये स्टेटमेंट ठीक है, कहीं ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, कहीं परीक्षक ने इसके अंदर एक आध शब्द फालतू डालकर आपको भ्रमित तो नहीं कर दिया। एक तो ये देखना कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, पहली बात तो, और हो सकता है स्टेटमेंट तो ठीक हो। तो तीसरी बात ये हो सकती है कि पहली भी स्टेटमेंट ठीक, दूसरी भी स्टेटमेंट ठीक, परंतु नहीं, ये जो आर है, कारण है, ये कथन की ठीक व्याख्या नहीं है। नो, गलत व्याख्या है, गलत प्रसंग में ये बात जोड़ी गई है। अब 4 विकल्प बन गए। पहला, कथन एक गलत है किंतु कारण आर सही है। दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली गलत है। क्या ये है? अब देखिए, आप सोचने का तरीका क्या रहेगा। पहली बात तो इतना समझना कि दोनों स्टेटमेंट को जांचना कि दोनों ठीक हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो बस आपको फिर इन चारों में से कौन सा जांचना। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो इसका अर्थ यह है कि आपको उन 2 पर ज्यादा ध्यान देना जिसमें एक चीज ठीक है, एक गलत है। तो इस पर बहुत ध्यान देना अपेक्षित है। इसलिए इसको कहा गया विश्लेषणात्मक। क्या बच्चा विश्लेषण कर सकता है ये ठीक कि ये ठीक? सच बताएं, जब अध्यापक करने लगेगा, थोड़ा सा भी अगर उसने ध्यान ना रखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहां अध्यापक को अत्यंत सावधानी से इन चारों पक्षों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ठीक हो। और जब आप प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बनाना कौन सा आसान है? आपको अगर किसी कविता पर प्रश्न बनाना पड़ जाए तो इसका अभ्यास कर लेना। इसमें अच्छी मेहनत और अच्छे प्रश्न बनाना तो बहुत ही मेहनत का काम है। सौभाग्य से न्यू एज पब्लिकेशन के पास सुदीर्घ अनुभव है। 50-60 साल से वो ये सब काम करते रहे हैं। लेखकों को भी अनुभव में समृद्धि ना हो तो यहाँ चूक हो जाती है। मैं आपके सामने ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है, सैंपल पेपर आया है, मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ना दूं अभी भी सोच रहा हूँ, लेकिन उनके कुछ प्रश्न जो हैं और जो उत्तर हैं, मेरी दृष्टि से, मैं निजी पर ले रहा हूँ, किसी पर ऐसी टिप्पणी ना लेना, मेरे हिसाब से उनके वो उत्तर नहीं बनते। अब सैंपल पेपर में भी अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो आगे अध्यापक तो निश्चित रूप से उसी को सही मानेंगे जो ऊपर से चला आ रहा है। मानना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को भी बताना है। और बच्चा कोट किसको करेगा? ये देखो जी, सैंपल पेपर में आया हुआ है। इसलिए जब भी हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई चीज जानी होती है, आपको आत्मसमर्पण से, भरपूर ईमानदारी के साथ, सोच समझकर 4 लोगों से सलाह भी करनी पड़ जाए, तब जाकर ही कोई प्रश्न उत्तर रखना चाहिए। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस पर हम अभी और लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब इस तरह की विवादास्पद बात आएगी तो मैं आपके समक्ष रखूंगा कि उस पर सोचना कैसे। चलिए आगे चले आप। ये चौथा जो प्रश्न है, इसमें भी ये एक स्टेटमेंट दे दी है और 3 तर्क दे दिए गए। ध्यान कर लेना, ये भी अलग तरह का सवाल है। ये उस तरह का बहुविकल्पी सवाल नहीं है कि हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा कभी भी पनप नहीं सका। उपर्युक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। 3 तर्क दे दिए गए हैं। नहीं पनप पाया क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा। अब उत्तर ABCD। अब ABCD उत्तर निश्चित रूप से आप विश्लेषण की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है? अब आपको सब कंफ्यूजन में डाला गया।
बहुत परिपक्व होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा कठिन तो होगा कि उत्तर क्या लिखे। वो उत्तर 4 का 1 लिखे या ABCD में से लिखे, फंस जाएगा बच्चा। ध्यान करना, कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इसका उत्तर देने के लिए। भैया ध्यान करो, ये ABCD में से टिक करना है, पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर यहाँ टिक करो और उत्तर ABCD देना है, 1 2 3 नहीं देना है। यानी ये भी एक तरह से एक हमारा काम हो जाता है। बच्चे हैं, सभी बच्चे इतने शार्प नहीं होते कि वो ठीक से उत्तर को परोस भी सके। रोटी बन गई, सब बन गई, परोसने किसको है, परोसना क्या है, ये चुनौती इसमें आएगी। मैंने इस चुनौती को थोड़ा सा आपके समक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए इस तरह से रखा है ताकि अत्यंत सावधानी पूर्वक, मेरी रोज ही हिंदी अध्यापकों से बात होती रहती है। कई बार उनके सामने जब प्रश्न होते हैं तो वो पूछ भी लेते हैं, तो जितना निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से बताया जा सकता है, उसमें भी कई बार ये बात होती है उनका अपना काम चल गया, बस हो गया जी, हो गया बस ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए, और क्लैरिटी हो जाने के बाद वह उसे ठीक बना सके, इससे विकास होता है अध्यापक का। आप उस विकास की प्रक्रिया में से गुजरें। मैं तो अपनी सेवाएं आपको अर्पित कर सकता हूं। आपको जब भी लगे किसी नए विषय पर फिर कभी बैठकर, हमारे मन में भ्रम होते हैं, इन भ्रमों पर खुलकर अगर बात करना चाहें। हमारे सामने समस्या यह है कि जब हम अध्यापक हो जाते हैं तो हम ब्रह्मा जी के ऊंट बन जाते हैं, जी मैं तो बन गया सो बन गया, ऐसा ही हूं। प्राय हम कॉन्फ्रेंस में भी सुनते हैं, आधे मन से सुनते हैं, आधे मन से कई बार सुनना ही नहीं चाहते। ये होता है कई बार। लेकिन जो अध्यापकों के समक्ष, विद्यार्थियों के समक्ष आपको जो बात कहनी वो आपको सालती रहती है। आप ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बनाएं जिसमें आप अपनी एक एक समस्या खुलकर रखें। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बात करेंगे ना। बात करके जब क्लैरिटी हो जाएगी तो आपकी संपत्ति होगी, वो किसी दूसरे के द्वारा बताई हुई संपत्ति नहीं होती। जब मैं किसी को कहता हूं बेटे आप बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे ढंग से बोला, हो सकता है वो जो सीख कराया वो अपने गुरुओं से सीख कराया और कहीं से सीख कराया है, लेकिन अब तो बात उसकी हो चुकी है ना, श्रेय तो उसको मिल रहा है ना। इसलिए ये जो नए चुनौतीपूर्ण प्रश्न आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है इस पर भरपूर ध्यान देना। आज हम थोड़ी और भी कोशिश करें। ये 5वां भी आगे कीजिए। अब आप ये कविता के प्रश्न पर, ये तो पहला जिसमें देखिए सारे के सारे बहुविकल्पी, ये बिल्कुल ठीक बहुविकल्पी वाला है। आगे चलें। कविता आई, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। एक कविता है। धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं, लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं, उठते बड़े सवेरे हैं। ये एक कविता चल रही है। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दूर शहर से रहने वाले, सीधे साधे भोले भाले, आगे करो भैया तुम भी, मिल गए हो मुझे सोने वाले, जल्दी जल्दी आगे करो प्रभुवर आगे करो। तो हम धरती के, चलिए हो गई बात, मैं यहाँ पर लेकर आना था थोड़ी रुचि बनाने के लिए, मैंने पढ़ भी दिया। अब देखिए ये पहला प्रश्न है, मैंने इसलिए पढ़ दिया, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान जाएगा। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, में कमेरे से क्या आशा है। अगर मुझे सुविधा होती, आप आमने सामने बैठे होते, इसलिए ध्यान कर लेना, ये दूर बैठे बैठे कभी भी अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो सकता। मजबूरी में था कोरोना काल में, अब तो आमने सामने बात होनी चाहिए। तो मैं पूछता, कमेरे से क्या आशा है, परिश्रमी, काम के, किसान या मजदूर। ये सवाल, चारों में से किसे टिक लगाएंगे। पहले तो पूरी कविता पढ़ी जाएगी, दोबारा पढ़ेंगे। फिर अब कमेरे का आशय बताना है। अब कमेरे का आशय जो कविता में है वो देंगे, या जो पाठ्यक्रम जो आपके कोश में कमेरे का अर्थ दे रखा है वो लेंगे। एक कंफ्यूजन ये भी है, इस कमेरे की जो व्याख्या इस कविता में कमेरे जिस कारण से दिया गया है, आपको वो अर्थ देना है। अब
मैं यदि आमने सामने बैठे होते तो मैं ये प्रयोग जरूर करता कि मैं उत्तर तो आपको बता नहीं रहा, ना मैं आपको सुविधा दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आप जरा लिखिए। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबका उत्तर एक जैसा नहीं होता, फर्क पड़ सकता। चलिए, कवि ने किसानों को फसलों का रसिया कहा है क्योंकि वे, ये इसमें ठीक है, ठीक एक ही उत्तर आता है। चलिए आगे, तीसरा, किसान धरती की सेवा खेतों में फसल उगाकर करते हैं, या किसान धरती की सेवा सर्दी गर्मी बरसात सहकर करते हैं, या किसान धरती की सेवा बिना विश्राम परिश्रम करके करते हैं, या किसान धरती की सेवा खेतों के पास घर बनाकर करते हैं। चारों में से आपको चुनना है। और ध्यान कर लेना, आप अपने दिमाग से नहीं दे सकते उत्तर। अपने दिमाग से देंगे तो गलत हो जाएगा। आप देंगे कविता में क्या उत्तर आ रहा है, कविता जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में क्या गलत है तो ठीक है, पर आपको वही उत्तर देना है जो अनुच्छेद में, क्योंकि अनुच्छेद के आधार पर उत्तर देना है। इस बात को कभी भूलना नहीं। तो इसमें भी यूं कहें कि जो उत्तर इसमें दिया गया है वो इस में नहीं है, कविता में नहीं है, क्योंकि शब्द का भी तो आश्रय लेना पड़ेगा ना। मैं यहां पर, क्योंकि आप आमने सामने नहीं है, आमने सामने होते तो मैं वाकई इस पर विशद चर्चा करके किसी एक परिणाम तक लेकर आता। नहीं तो आपको मैं ये जरूर कहता कि यदि इसमें थोड़ा भ्रम आ रहा है तो इस भ्रम वाले प्रश्न से बचना। कई उत्तर आ रहे, मैं पढ़ रहा हूं, जैसे काम करने वाले यानी परिश्रमी, ऐसा कुछ उत्तर आ रहा है। पहले परिश्रमी आया, पहले ध्यान कर लें, आपके पास ये तो विकल्प है ही नहीं कि काम करने वाले परिश्रमी। उत्तर तो चारों में से एक को चुनना है, या तो काम करने वाले चुनेंगे या परिश्रमी चुनेंगे। तो आपके पास अगर आपके हाथ तो कटे हुए हैं, इनमें से एक को टिक करना है, और वो एक अपने आप में पूरा नहीं है कोई भी, वहां दिक्कत आती है। तो कुछ प्रश्नों से बचना। ये प्रश्न बनाते हुए आखिरकार अगर 20% विद्यार्थी दुविधा में थोड़ी वो कर गए, उनका तो नंबर गया ना। आजकल तो 95% 96% तक बच्चे इसकी चिंता करते हैं। तो आपकी वजह से उनके करियर पर कुछ ऐसी बात ना जाए, ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, चौथा, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, इस कविता में। और दूसरा है कारण, हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, कारण ये कि हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। ये दिया है, इंटरेस्टिंग सवाल बनाया है। देखिए, आप कविता पढ़ेंगे, आप कविता पढ़ने के बाद आपको देना होगा एक कथन जो है, हमारे घर खेतों के पास होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हम खेतों के किनारे रहते हैं। और कारण, क्योंकि हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। अब कारण ठीक है क्या? देखना, इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इस पर यहाँ पर सोचने का तरीका आपको कंफ्यूजन में कहीं ले जा सकता। कथन ए गलत है, नो, ये तो आपको पता चलेगा बी तो है ही गलत, क्योंकि उसमें दे ही रखा कि हम खेतों के किनारे रहते हैं। अब तीसरा दे रखा कथन ए व आर सही हैं दोनों, वो भी ठीक है और वो भी ठीक है। और कथन ए आर की सही व्याख्या है एक, और दूसरे में क्या, कथन ए और आर सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, पर और कथन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। यानी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट माना ठीक हैं, तो ठीक होने के बाद क्या ए और आर में आपस में तार्किक संबंध है, या ये बेतुकी बातें जिनको जोड़ा गया है, या कारण ठीक नहीं है ये आर वाला। आपको ये तो बात ध्यान में आ गई। 1 नंबर के लिए उसकी पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उसका दिमाग पूरी तरह घुमा दिया। ये सवाल जो चुनौती बनकर आने वाले हैं, मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे रुचिकर चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को समझना ही नहीं, स्वयं ऐसे प्रश्नों की रचना कर पाना, यह एक बात आई है। इसके लिए आप स्वयं को तैयार करें और इस तरह से सामूहिक चिंतन करके
यदि आप एक स्कूल में हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आपको लगता मैं आप किससे बात करूं। अब आपके सामने तो प्रश्न है, आप नीचे, एक तो अच्छी बात है अपने सारे स्टाफ से बात करें भी इसका कैसा होना चाहिए, विश्लेषण तक पहुंचे। और अगर आपको स्कूल के लेवल पर नहीं मिलता तो फिर किसी और समूह से तो जुड़ेंगे ना, जिससे आपको प्रेरणा कहाँ से मिले। अपना एक गुरु तो ऐसा होना चाहिए ना, जिससे हम कभी सवाल पूछ सकें। इस तरह का कोई तरीका खोजना। आपको व्याकरण विशेषज्ञ भी बहुत मिल जाएंगे कॉलेजों में, आप जिनसे पढ़े हैं, और यदि इस तरह की प्रश्न शैली से वो सुपरिचित हैं, तभी इसका उत्तर ठीक से हो पाएगा। अब ये पांचवा जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी है। चले आगे चले, यानी बहुविकल्पी प्रश्न इस तरह के चुनौती वाले। अब ये वाक्य भेद पर आपको ये 4 तरह के विकल्प दिए गए। क्या है? रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्योंकि इसी से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। सरल वाक्य में लिखिए, इसका सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य बनाना है, 4 दे रखे हैं। देखिए नई शैली है, हालांकि बहुविकल्पी प्रश्नों में इस तरह के आते रहे, पहले बहुत कम आए हैं। रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब देखिए मैं आपको एक आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सरल वाक्य बनाना है ना, पहले तो सरल छांटिए कौन सा है। दूसरा तो वाक्य है ही नहीं सरल, जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन खुशी नहीं है। और रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी, ये भी सरल नहीं है। अब आखिरी ए और डी को पढ़िए। अब आप तय करना जी कौन सा ठीक है। रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। नीचे, रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। और स्टेटमेंट क्या थी? रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्योंकि इसी से अमीरन को खुशी मिलती है। अब आप ये दोनों के अर्थ में क्या भेद है भाई ए और डी में, और किसको मानेंगे, क्यों मानेंगे, उसका तर्क विश्लेषण सहित ऐसा हो सकता है। मेरा आप एड्रेस या फोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, और जहां जहां मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप इसके उत्तर निजी रूप में, ताकि सबके बीच में नहीं जाए। सबके बीच में चर्चा, कई बार हम अपना पेपर सबके सामने रखें, लो जी इस पर चर्चा करो, इससे आप बचते हैं। आप एक बार इसके बारे में भी, और जो पहले भी मैंने आपको जहां जहां कंफ्यूजन कहा है, या और भी आगे बताऊंगा, जहां जहां मैं कंफ्यूजन कहूंगा इस पर आप मुझे बात मेरे मोबाइल पर डालिए। मैं उसका सर्वेक्षण करके आप कहेंगे तो जो मुझ पर डालेंगे मैं उनके उत्तर भी दूंगा कि ए ठीक है कि डी ठीक है, और है तो क्यों ठीक है। क्या ये दोनों पर्याय हैं? पहला वाक्य और जो ए या डी जो भी चुनेंगे उनका अर्थ सेम होना चाहिए, ये आप चुनना। व्याकरण पर प्रश्न बनाना आसान नहीं होता, ये ध्यान करें आप। दूसरा, इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब देखिए प्रश्न, इसका पहला, जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे, ये तो भैया संयुक्त है ही नहीं, छोड़िए। दूसरी बार उधर से गुजरते समय, ये तो सरल वाक्य, छोड़िए। तीसरा, दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये संयुक्त वाक्य है। दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक। जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। आपको एक उत्तर है, ये ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं बता देता हूं, ये सी ठीक है। आप में कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस पर बात करेंगे। चलिए मिश्र वाक्य, तीसरे पर चलिए। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है इसमें? अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, सरल है। हुड़दंग तो इतना मचाया कि
हमने हुड़दंग मचा और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर, ठीक, ये क्लियर है। अब मैं समझता हूं आप समझते हैं। चलिए चौथे पर चलिए। आइए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक, क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, ये संयुक्त वाक्य पहचानना है। मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, मैं समझता हूं ये दूसरा संयुक्त वाक्य है। जैसे ही रमेश आया, जैसे आ गया, ये तो मिश्र है। विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा। अब आपको ये बताना है कि बताइए, दो सही है, पहला तो सही है नहीं और तीसरा भी सही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, आप दूसरे और चौथे को सही कह रहे हैं, ठीक, लेकिन मैं एक प्रश्न छोड़े जाता हूं, इसका उत्तर कुछ नहीं देता। विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा, क्या ये संयुक्त वाक्य है? प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर आपने कुछ लिखना हो तो मुझे एक बार लिखिएगा, फिर इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इतने सीमित समय में सारी लंबी बातें नहीं हो पाएंगी। आगे चलिए, पांचवा प्रश्न। हाँ, ये इस स्टाइल को समझिए आप, अच्छा है ये। एक ही नंबर में इतनी सारी इन्होंने चीजें, तीन तीन प्रश्न एक ही नंबर में पूछ लिया। हाँ ठीक है, मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन यहां मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास और बातें हैं करने को। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, ये सरल वाक्य है, इसका मतलब 1 के बाद 2 लगना चाहिए। अब आप चारों विकल्पों में से देखिए, सबसे पहले में 1 के बाद 2 किस में है, या बी में या डी में है, तो बाकी दोनों को तो छोड़ दीजिए। हो गई बात क्लियर? उत्तर तक कैसे पहुंचना? अब ये या तो बी ठीक है या डी ठीक है। अब दूसरा, मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, ये संयुक्त वाक्य है, आपको ध्यान में आ गया। और है 3 है तो देख लीजिए, 2 के बाद 3 किस में है, बी में है, तो बी इज द आंसर। ओके, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, वो जो सी है तीसरा, ये मिश्र है क्या? कुछ लोग इसलिए, हाँ बिल्कुल है तो ठीक हो गया। ये धैर्य मांगता है, 1 नंबर पूरा खून पी जाएगा, सॉरी ये शब्द ठीक नहीं है, परिश्रमी बहुत परिश्रम कराएगा। ये एक तरह से बहुत अभ्यास के बाद आएगा। प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है, अच्छा लगता है। यानी हर एक जगह एक एक सवाल ऐसा कठिन दिया है। चलिए, दूसरा, किसी ने पूछा कि आपसे संपर्क कैसे करें। मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप पर चाहे तो बात कर सकते हैं, वहां से मैं आपको उत्तर हमेशा देने की कोशिश करूंगा। दूसरा, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य क्या है? चलिए आगे, मैं समझता हूँ ये सरल होगा। देखो, ये देखा कर्तरी और कर्मवाच्य दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो तीनों में से कोई ठीक है, आपको पता। चलिए आगे चले, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कई जगह दिक्कत है, वहां मैं रुकूंगा। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, ठीक है, आगे चलिए, सरल है। जहां कठिनाई है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब 2 हैं, देखें आप। माता जी मिठाई बना सकती हैं, भाई तो कर्तृवाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है और गर्मियों में छत पर सोया जाता है। हालांकि ठीक है, ये थोड़ा सा सूक्ष्म सवाल है, लेकिन उत्तर इसके बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा दिया जाना चाहिए ताकि आपको भाववाच्य और कर्मवाच्य की जहां पर बॉर्डर लाइन होती है, कुछ बॉर्डर लाइन के होते हैं। कई लोगों के घर ऐसे हैं कि आधा घर हरियाणा में आधा पंजाब में है, वो बेचारे कहाँ जाए, अपने आप को पंजाब में लिखें कि हरियाणा में। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो दोनों पालों में जा सकते हैं, इस पाले में भी और इस पाले में भी। ऐसे वाक्यों को आप एक आधा सवाल बस पूछ लें, और उसमें भी परीक्षक उदारता बरतें, ध्यान करना, विद्यार्थी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गर्मियों में खूब नहाते हैं, बस में खूब कौन सा वाक्य है? लोग खूब नहाते हैं। और गोपाल से पत्र लिखा जाता है, ये तो कर्मवाच्य है ही,
धूप में चला नहीं जाता है, ये भाववाच्य है। आपको ध्यान में आ गया, ये इसका उत्तर शायद ठीक पाएगा। आगे चलें आप। पद परिचय। पद परिचय, चलिए इसमें मुझे शायद कुछ कहना नहीं था, मैंने देखा था कि आपसे मैं किस विषय पर बात करनी है। आगे छठे प्रश्न पर आइए, इस पर आइए। हाँ, अलंकार में ये सवाल है। देखिए, सुनत पहला, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है क्या, श्लेष है, यमक है या अनुप्रास है? इन चारों में से एक अलंकार है या दो हैं? मेरे मन में ये प्रश्न है कि इसमें अलंकार दो हैं और आप एक पर टिक लगवा रहे हैं। उस बच्चे का क्या करें जो आपने जो उत्तर निर्धारित कर रखा है वो जो लिख रहा ठीक, तो वो भी है, दो है। आप गलती से, यहां तो जो गलती हुई सो हुई, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ये गलती मत करना और किसी इसका भी उदाहरण मत देना कि ये सवाल तो प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया था, ये तो आईएएस की परीक्षा में आ गया था। अगर कोई बड़ा आदमी गलती कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश ही गलती करेगा। नो, अगर आपने उत्प्रेक्षा दी तो करवी ककरी का क्या करूं? देखिए, करवी ककरी में भी एक अलंकार है और वो भी ठीक है, दो है, तभी मैं कह रहा हूं जहां दो अलंकार है और दोनों आपको पता है, एक शाब्दिक अलंकार है, एक अर्थ व्यंजना वाला है। आपको ये भी शब्द अलंकार है, एक अर्थ अलंकार है, दो हैं, तो एक कैसे ठीक हो? कौन करेगा एक को ठीक? ऐसे सवाल यहाँ आ गए सो आ गए, प्रश्न उछालते रहना। प्रश्न, मैं तो सीबीएसई के का कोई अधिकारी नहीं, ध्यान करें आप, अधिकारी नहीं, लेकिन सीबीएसई जिन्होंने भी पेपर बनाया हो उनसे भी सवाल पूछना जी, अगर कोई करवी ककरी में अनुप्रास, इसको आप मना कर सकते हैं क्या? कौन मना करेगा? तो ध्यान करें, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दे सकते हैं। चलिए दूसरे को आगे चलिए, ये तीसरे ठीक है, चौथा भी ठीक है, पांचवें पर आए। पांचवा बताएं आप, अवधि आधार आस आवन की, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, उपमा है नहीं, रूपक है नहीं, यमक है नहीं, क्या करें? आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, किसकी? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या स्वरों की आवृत्ति से भी अनुप्रास होता है? प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके सामने, क्या स्वरों की, व्यंजनों की मैत्री को, व्यंजनों के बार बार आने से जो ध्वनि सौंदर्य आता है उसको अनुप्रास कहते हैं या स्वरों की आवृत्ति को भी कहते हैं? एक ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, आप इसके उत्तर अपने हिसाब से देना। यहां पर अनुप्रास आपको देना तो पड़ेगा। आ की आवृत्ति है जी, आप अनुप्रास करें। मैंने आपसे यही पूछा है कि क्या अ या ई स्वरों की आवृत्ति को भी अनुप्रास कहते हैं क्या? ये मैंने सवाल पूछा आपसे। या व्यंजनों की आवृत्ति से अनुप्रास होता? अगर व्यंजनों की आवृत्ति से अनुप्रास होता तो इसमें अनुप्रास नहीं है। आ रहा है ना, आ स्वर है, मैं वर्णों की आवृत्ति नहीं कह रहा, व्यंजनों की आवृत्ति। अनुप्रास व्यंजनों की आवृत्ति से होता है या वर्णों की आवृत्ति से होता है, इस पर थोड़ा और चर्चा करना। अभी इसीलिए मैं कोई अपनी ओर से हाँ या ना का उत्तर नहीं दे रहा, आपकी प्रश्नाकुलता को जगा रहा हूं। आप इस पर सोचें, कंसल्ट करें, पुस्तकें भी देखें, ठीक है? अगर वर्णों की आवृत्ति से और आ स्वर आ सकता है तब तो ठीक है, और अगर उसमें परिभाषा में दे रखा है कि यदि व्यंजनों की आवृत्ति से जो ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न होता उसे अनुप्रास कहते हैं, अगर व्यंजन शब्द है तो फिर यहाँ नहीं आएगा। ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कोई डिसाइडिंग उत्तर नहीं दे रहा हूँ। हम अध्यापक हैं, उसको सोचने के लिए विवश करना, यह भी हमारी इस वर्कशॉप का एक उद्देश्य है। आगे चले जी, सातवां प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये इस पैराग्राफ को लेकर है। मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर आपसे पूछूंगा एक सवाल।
ये है जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी ये कौन से चैप्टर में से है? नेताजी का चश्मा। हाँ ठीक। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आज मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। देखने से ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतूहल और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब आइए 5वें सवाल पर, मैं आपका ध्यान उधर खींचना चाहता हूँ। 5वें सवाल पर है। हाँ, इसके 5वां। यस भैया। नेताजी का चश्मा पाठ, ये पाठ शब्द प्रयोग किया है। ये वाला पैराग्राफ भी छोड़ दीजिए। पहली बात तो जब उन्होंने इस पैराग्राफ को दे रखा तो पाठ शब्द ना ही प्रयोग करते, ये करते कि इस अनुच्छेद में, यह अनुच्छेद, अगर ये होता तो ज्यादा अच्छा, वरना तो कट गया ना। ये तो प्रश्न पूरे पाठ पर है। देशभक्ति के भाव पर व्यंग्य करता है। 1, देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है। देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है। 3, और देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। ये ऐसे सवाल हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें देखिए पहला तो है नहीं, उद्देश्य नहीं, व्यंग्य नहीं है, और प्रासंगिकता पर सवाल है, परंतु उससे ज्यादा सत्य बाकी दोनों में है, सी और डी में है। सी और डी में इतना कम अंतर है कि आप इस पर सोचकर टिप्पणी डालना। निष्कर्ष के बाद मैं फिर एक निष्कर्ष आपको दूंगा। इससे पहले कि आपके विचार जानूं, पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और वैसे भी जब हम विचार चिंतन कर रहे हो, केंद्र में जो व्यक्ति बैठा हो उसको अपनी बात दूसरे पर लादनी नहीं चाहिए। उसे केवल विचार और चिंतन को प्रेरित करना चाहिए, विचारोन्दोलक होना चाहिए, विचारोद्वेलन होना चाहिए। इसलिए मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इसका उत्तर आपके जब उत्तर आ जाएंगे तो क्या निष्कर्ष निकला, फिर अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं उस व्यक्ति को तो बता ही दूंगा जिसके प्रश्न मेरे पास आएंगे। आगे आप चले 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न, ठीक है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए 9वां और 10वां भी ये सामान्य से प्रश्न है जो बहुविकल्पी है। मैंने आपके सामने इस बार का, देखिए होते तो पूरा समय भी हो गया, मैंने आपके समक्ष इस बार का मॉडल टेस्ट पेपर पूरा का पूरा विश्लेषित कर दिया है, और जो जो दुविधाएं आई वे दुविधाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। बस कुछ के लिए मैंने आपके विचार जानने पर बल दिया। विचार जानकर आप मेरे पास भेजिए, फिर मैं उसका विश्लेषण करके भेजूंगा। जहां जहां आपको लगे वह गलत बात चली गई है तो ये प्रश्न आपसे है, कल को आप पेपर सेटर होंगे तो ऐसी कोई चीज ना चली जाए कि जिसके बारे में आप खुद भ्रम में हैं, पूरी तरह से 100% स्पष्ट नहीं है। जब प्रश्न बनाए तो पढ़ लिया करें कि क्या मैंने ठीक बनाया, अगले दिन फिर पढ़ लिया करें। अगले दिन वो लगे मैं कंफ्यूजन में, अरे ये तो कल तो ये ठीक लग रहा था, आज ये ठीक है, इसका मतलब है इस प्रश्न को आपको नहीं देना चाहिए। जब एक दिन में आप ही 2 बार पलट गए हैं तो बच्चा तो फिर बच्चा है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इतने समय में इतनी ही बात हो सकती थी। आपके कुछ प्रश्न हो, अब तो समय इतना कम है, फिर भी अगर किसी ने प्रश्न रखने हो 5-7 मिनट का और समय ले लेते हैं, 10 मिनट का रखना चाहे रख सकते हैं। हाँ, कोर्स बी बाद में होगा। बी पर आज बात करनी नहीं, आज तो कोर्स ए था। बी की होती तो मैंने बड़ी तेजी से निपटा दिया होता। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सैंपल पेपर को, जो भी दुविधाएं थी उनको रखा। और अभी कुछ प्रश्न यदि किसी अध्यापक को पूछने हैं तो वो अपने प्रश्न जब तक रखे तब तक मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जो अभी पूनम मैम ने और बत्रा सर ने अभी जो बताया है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि जो भी सारी समस्याएं आपको अभी पेपर, सैंपल पेपर में जिस तरह के अलग टाइप के प्रश्न मिले, कई मेरे अध्यापक साथियों ने कहा कि ये तो पूरे
आईएएस का या कंपटीशन लेवल का बच्चों के लिए पेपर बना दिया है। हाँ, इसमें कई सारी कठिनाइयां हैं, मैं समझता हूँ, और लेकिन गोल्डन में ये सारी कठिनाइयों को हमने इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे दिया है ताकि बच्चे को जब वो बोर्ड के पेपर में बैठे किसी तरह की उसको कठिनाई ना हो। ये हमने गोल्डन में इसका बड़ा ध्यान रखा है। मैं चाहूंगा कि एक तो सभी अध्यापक वर्ग अपने बच्चों से ये आग्रह करे कि वे नई एनसीईआरटी की पुस्तकें खरीदे, जिससे कि उन्हें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, चैप्टर के नंबर का, पेज नंबर का, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा बच्चों को ना पढ़ना पड़े। उसके आगे मैं बताऊंगा कि गोल्डन में वो सारी चीजें दी गई है जो हाल ही में जो समस्याएं बच्चों के सामने आने वाली है। और गोल्डन में आप देखेंगे ये 2023-24 कलर्ड एडिशन लिखा हुआ है। हमारी हर बुक पे, गोल्डन की हर बुक पे, जिस एडिशन की वो बुक है जो 23-24 के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी, उस पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि ये 23-24 की बुक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही इसमें एक टॉपिक ज्यादा है और ना ही कोई टॉपिक कम है। आप इस बुक को बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गोल्डन की बुक्स पे 23-24 स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उस बुक को पढ़े, उस बुक को ले। हर किसी बुक पे 9 तो छठी से पहली से लेकर के 12वीं तक की सभी किताबों पे हमारी आपको 23-24 का एडिशन लिखा मिलेगा। तो आप इन्हीं किताबों को खरीदे ताकि बच्चों को किसी तरह का चैप्टरों का, पाठ्यक्रम का, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। रोता जी थोड़ा आगे चलेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा अपने सभी अध्यापक वर्ग को कि हमने अपनी पुस्तकों में ये QR कोड एक दिया है। QR कोड को जैसे ही कोई बच्चा स्कैन करेगा, अध्यापक स्कैन करेगा, तो वो मोबाइल आज हर बच्चे के पास है, मोबाइल पर स्कैन करिए। मोबाइल पर स्कैन करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां बच्चों के लिए इस तरह की समस्या से संबंधित जो भी और प्रश्न है वो मिलेंगे, नया पाठ्यक्रम मिलेगा, नए सैंपल पेपर्स मिलेंगे, और समय समय पर हम एनसीईआरटी या सीबीएसई द्वारा आने वाली किसी भी दिशा निर्देश को या किसी भी सूचना को हम इस पे अपलोड करते रहेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है गोल्डन का कि उसमें यदि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अक्टूबर में, मान लीजिए कि आपके पास बुक है, अक्टूबर में कोई एनसीईआरटी या कोई सीबीएसई अपना कोई और अलग से कोई सर्कुलर जारी कर देता है, तो उसके अनुसार हम जो भी एक्स्ट्रा मैटर होगा, जो भी चीजें होगी, वो सारा हम इस पे अपलोड करते रहेंगे। आपको केवल QR कोड स्कैन करना है, अपने मोबाइल पर जाना है और वहां से आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। हर तरह का आपका समाधान गोल्डन ने किया है। सर आगे बढ़िए थोड़ा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसमें आप ऊपर देखेंगे पैराग्राफ में, जैसे अभी सूची 1, सूची 2 या कॉलम 1, कॉलम 2 के प्रश्न अभी आपके सैंपल पेपर में देखने को मिले थे जो सीबीएसई ने दिए हैं, वो हमने पहले से ही अपने बुक में उसी तरह के समस्या से संबंधित प्रश्न बच्चों को दिए हैं, ताकि बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठते हुए उनको ये फील ना हो कि हम किसी अलग एग्जाम में बैठ गए, ये हमारे लेवल के प्रश्न नहीं है, ये तो कोई कंपटीशन लेवल के प्रश्न है। बच्चों को ये कभी फील नहीं होगा अगर वो गोल्डन पढ़ते हैं। गोल्डन में ये सारी समस्याओं का हल दिया गया है, और एक ही जगह नहीं, हर टॉपिक पर इन समस्याओं को इसी तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। मैं आपको कंटिन्यू लगातार दिखाता चलता हूँ। सर थोड़ा आगे चलिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो छठा प्रश्न आपको उसी कथन और कारण संबंधी, जैसा कि अभी सर ने समझाया था, कथन और कारण संबंधी, सूची संबंधी, तो 3 विकल्पों से संबंधी 3 कथन दे करके उनमें से एक ठीक है कि 2 ठीक है, उसी तरीके के प्रश्न आप गोल्डन में देख सकते हैं। गोल्डन के हर टॉपिक पर उसी तरह के प्रश्न भरे गए हैं, दिए गए हैं, ताकि बच्चे को किसी तरह की समस्या ना हो। ये गद्य अपठित गद्यांश चल रहे हैं, आप उसमें देखेंगे हर छठा, 7वां, 8वां, इस तरह के कई क्वेश्चंस एक पैराग्राफ पे हमने प्रयास किया है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जहां जितना बन सकते हैं गोल्डन में वो भरमार उसकी करी गई है। ये आप देखेंगे कविताओं पर आधारित, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, उसी तरह के प्रश्न हमने इसमें भी दिए हैं। सर आगे चलिए। हमने इसी तरह के प्रश्न काव्यांश में दिए हैं। अभी ये कविताएं चल रही है, और आगे चलिए रोहतास जी। अब व्याकरण इसके आगे है, आप चलते चले जाइए। ये व्याकरण भाग है गोल्डन का, और मैं इसमें ये दिखाना चाहूंगा कि गोल्डन में जो जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी गोल्ड इसमें दिए गए हैं। प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं, और ये पहले हमने सामान्य बहुविकल्पी दिए हैं, जिस तरह के 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, और उसके बाद तर्क, ये तर्क विश्लेषण संबंधी
कथन कारण संबंधी, सुमेलन संबंधी कॉलम 1, कॉलम 2, सूची 1, सूची 2 के इस तरह के हमने सारे प्रश्न दिए हैं। और इस तरह से हमने वाच्य पे भी, अब लास्ट में आप दिखाइए वाच्य में चल करके जहां बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और चलिए आगे चलो, आगे चलिए और आगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से सामान्य रूप से शुरू हो जाते हैं। जो सामान्य रूप में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, तो उनमें से ये देखना है, ये कथन कारण कॉलम सूची संबंधी उसी तरह के सारे प्रश्न दिए हैं। मैं समझता हूँ कि यदि बच्चे ने गोल्डन पढ़ी और अध्यापकों ने उनको गोल्डन को ठीक से समझाया, दिखाया, तो किसी भी बच्चे को कथन कारण संबंधी, इस तरह के तर्क विश्लेषण संबंधी किसी भी प्रश्न में बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी। बच्चा तब तक इतना पारंगत हो चुका होगा कि वो कहेगा भैया सारे भी रख दो इसी तरह के, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो गोल्डन पढ़ रखी है, गोल्डन ने तो मुझे पहले ही मास्टर बना के छोड़ दिया इस तरह की चीजें पढ़ने के बाद। और मेरे पास टेबल पर मैं बताऊं कि कम से कम 4-6 पब्लिकेशन रखे हुए हैं, और किसी ने, दावे के साथ बता रहा हूँ, किसी ने इस तरह के प्रश्न नहीं डाले, किसी ने भी नई एनसीईआरटी से पुस्तकें नहीं बनाई है। ये केवल गोल्डन का वो है कि गोल्डन ने टू द पॉइंट पुस्तक को बनाया है। बच्चे को एक शब्द ज्यादा नहीं पढ़ना, एक शब्द कम नहीं पढ़ना, और यदि उसे अपने 100%, 95%, 6%, 98% उसे लाने हैं तो गोल्डन पढ़े और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दे, और बच्चे को निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। उज्जवल से और उज्जवल उसका भविष्य होगा। आप देख सकते हो मेरे सारे चैप्टरों में उसी तरह के जहां जहां पूछे गए हैं उसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। चाहूंगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रखे, समय भी समाप्ति की ओर है, तो अपने प्रश्न रख सकते हैं। एक प्रश्न आया है, ये प्रश्न है कि सुझाव है, मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, बत्रा सर मेरा निवेदन है कि अगर उपवाक्य से संबंधित विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जा सके तो अवश्य आयोजित करें, क्योंकि इस विषय में बहुत सारी अस्पष्टताएं अलग अलग पुस्तकों में मिलती है। तो सर ये सुझाव है अशोक सर के रखा है कि अगर आगे आने वाले समय में आप उपवाक्यों से संबंधित कोई वेबिनार हो सके तो उसको रखिएगा, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे जो शिक्षक वर्ग है उनका इस तरह का कोई अगर समस्या है तो उसको समाधान हम मिल करके सब करें। नहीं सर, महेश धामा सर, मैं कहूँ कुछ इस पर? हाँ श्योर मैम, श्योर, अपनी बात रखिए। अशोक जी, ऐसा हो सकता है कि पूरे वाक्य पर ही रखा जाए, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और फिर उसके उपवाक्य को हम अलग कर सके, तो मेरा ख्याल है वो 6 से लेकर 10 तक या 12 तक के सारे टीचर के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा इसके लिए प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जब तक ये हमें नहीं पता चलता कि कितने लोग किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, यदि वो इंटरेस्ट हमारे सामने आए तो मुझे अपना समय देने में, क्योंकि मेरा तो समय इन्हीं चीजों में ऐसा है कि ये वाक्य वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप जैसे वेबिनार कभी भी आगे करते हैं तो उसके साथ इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा सकता है। वेबिनार में एक दिक्कत होती है कि आप बैठे बैठे अंदर अंदर सवाल कुल बुला रहा होता है, पर आप बेचारे पूछ नहीं सकते। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है उपवाक्य वाले में मुश्किल तो आती है टीचर्स को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आती है। उपवाक्य वाले में इस पर हम पूरा सेमिनार चाहें तो वाक्य रचना, पहले रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, इसमें जो कंफ्यूजन है, सारे 6 स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो जाते हैं, 6, 7, 8 में अर्थ और रचना के आधार पर चलते हैं, उसके बाद फिर दूसरे शुरू होते हैं। तो मैंने यही कहा है कि इसके ऊपर ज्यादा टाइम लिया जा सकता है किसी उसके लिए। तो ऐसा करते हैं कोई एक वेबिनार जिसमें सब लोग बात, जो प्रश्न करना चाहे प्रश्न भी कर ले आमने सामने, और इस पर हो सकता है, इसमें महेश जी आपकी भूमिका है कि आप लोगों से पूछें उन कौन कौन उसमें आना चाहता है। ये भी ना हो कि आपको आयोजित कर दें। तो सर आप समाज के साथ भी मिला सकते हैं, क्योंकि समाज में भी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस तरह की जो है हम कोशिश करते हैं कि जो ग्रामर के चैप्टर्स को अलग करने की, जो भी इस तरह की हमारे अध्यापक वर्ग को समस्याएं हैं, अगर इस तरह के कुछ सुझाव हमें मिलते हैं तो हम इस तरह के जरूर एक वेबिनार रखना चाहेंगे, जिसमें कि व्याकरण के, धामा जी, व्याकरण के सारे चैप्टर ना रख के 2-2, 3-3 रखा जाए। हाँ, इसी तरीके से, क्योंकि
क्या होता है ना, बहुत सारा अगर हम कंटेंट ले लेते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने सभी अध्यापक से ये निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह की अगर कोई बात है तो आप हमारा editorial@newagpublishers.com पर ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग किस पर वेबिनार कराना चाहते हैं, तो हम उस पर ये वेबिनार कर सकते हैं, जिसमें कि सभी के लिए एक खुला मंच होगा और वो अपनी बात रखने के लिए सबको मौका दिया जाएगा। और अगर अभी समय भी काफी हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो इसी @newagpublishers.com पर ही अपने प्रश्न भेज दे, और उसका वेबिनार में हम जो है उनको जो भी अपना मोबाइल नंबर देंगे या कोई प्लेटफॉर्म देंगे, उनका आंसर बत्रा जी उस पर दे देंगे। अभी मैं चाहूंगा कि वेबिनार को समाप्त किया जाए। 6 बजे का टाइम था, 6:15 बज चुके हैं। सभी का अपना एक निजी शेड्यूल होता है। तो हमने एक फीडबैक फॉर्म और उस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप उस फीडबैक फॉर्म को सही से भरिए, और अपनी जो भी स्पेसिमेन कॉपी पाना चाहते हैं उसका भी हमने वो दिया है। आप हमें specimen@newagpublishers.com पर अपनी पूरी जानकारी के साथ कि आप कौन सी किताब चाहते हैं, कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, किस स्कूल से, आपका पूरा प्रामाणिक पता, जिससे कि हम आपको बुक्स भेजे तो वो वापस ना हो, और आपको न्यू एडिशंस की 2023-24 लिखी हुई पुस्तकें आपको भेजी जाएगी। और आपको ई प्रमाण पत्र जैसे ही आप अपना वो फीडबैक फॉर्म भर के वो करेंगे तो डाउनलोड का एक लिंक आ जाएगा, और डाउनलोड के उस लिंक पे जब आप जाकर के डाउनलोड करेंगे तो आपका खुद स्वयं सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा, या तो वो आपके गैलरी में या फिर आपके किसी और एप्लीकेशन में आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी होती है, वो नहीं कर पाता है, तो उसके लिए चिंता ना करें, वो हमें editorial@newagpublishers.com पर अपना नाम पते सहित लिख दे कि मेरा फीडबैक फॉर्म भरने से मुझे ई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। और आप से जुदा होने का मन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी समय की अपनी सीमाएं होती है। मैं सभी शिक्षक वर्ग का धन्यवाद करूंगा जो भी हमारे साथ जुड़े, इतना उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी हमारे पैनल में जुड़े। और उसके बाद मैं श्रीमती पूनम बांगा जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उन्होंने अपनी सभी बातों को बड़े सहजता से और बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषित किया। और बत्रा जी, जिन्होंने कि पूरा सैंपल पेपर समझाया, जो एक बहुत जटिल इस बार शायद CBSE ने बना दिया था, तो कुछ समस्याएं उनकी हल हो गई होगी, और धीरे धीरे जुड़े रहेंगे तो बाकी समस्याएं भी हल हो जाएगी, और उनका पूर्ण निदान गोल्डन पढ़ने से हो जाएगा। ये मेरा वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो उसी के साथ हाँ, गोल्डन इसका वेबिनार बी कोर्स का भी बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, तो बी कोर्स का भी हम वेबिनार रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा, बत्रा जी के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुम्य गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना प्यारा कार्यक्रम वे समय समय पर रखते हैं, और समस्याएं जो किसी भी लोगों के पास तक होती है उनका समाधान करने के लिए वो समय समय पर अपनी ये कार्यशालाएं आयोजित करवाते हैं। सर का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं, और सभी शिक्षकों से फिर से निवेदन करूंगा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में कृपया मैसेज ना करें, उसमें सबको डिस्टर्ब होता है। आप किसी भी तरह की कोई भी आपकी समस्या है, वो हमारी समस्या है, आप हमें editorial@newagpublishers पर अपनी कोई भी समस्या लिख सकते हैं। और स्पेसिमेन के लिए आपको specimen@newagpublishers.com जो हमारी मेल आईडी है उस पर स्पेसिमेन के लिए भेज सकते हैं, और ई सर्टिफिकेट्स आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके आप ले सकते हो। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें ईमेल पर लिख सकते हो। इसी के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं, सबको हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए, और हमें यूं ही हमारे उंगली हमारी पकड़े रहिए सभी शिक्षक वर्ग से, और गोल्डन को थोड़ा बढ़ाइए।
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बात धामा जी, एक बात, कोई भी, शायद अशोक बत्रा जी आप भी सहमत होंगे, कोई भी टीचर अगर किसी तरह की भी कोई भी परेशानी होती है या पूछना चाहता है तो आपसे हमारा फोन नंबर लेके बात कर सकता है। जी जी जी, हाँ ये सही बात है। फोन नंबर अगर आप हमें लिखेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे तो सर का, मैम का फोन नंबर दे दिया जाएगा, और आप किसी भी समस्या के लिए वेबिनार के ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो, ईमेल आईडी पर पूछ कई सकते बार हो। ऐसा होता है धामा जी कि कुछ पूछ नहीं पाते, टीचर पूछना चाहते हैं तो भी नहीं जी जी जी, और ये मैं समझता हूँ कि होती भी नहीं, इतनी यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, आमने सामने हो तो ज्यादा हो जाती है, ऑनलाइन में थोड़ी में से कहीं से भी कोई लाइन हो, कोई शब्द हो, कोई कविता हो, कोई भी कुछ भी हो, एनीथिंग, क्योंकि जो नए टीचर जुड़ते हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए मैम, जीवन में सभी जो है संघर्ष करके ही आगे बढ़ते हैं, और एक दिन में कोई पारंगत नहीं होता, और इसमें आप ये ना समझे कि पारंगत एक दिन में, या हमें कोई क्या कहेगा हम पूछ रहे हैं। सब रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, इसी से सब धीरे धीरे जो है ऐसे पराकाष्ठा को एक दिन प्राप्त हो जाते हैं कि सब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वो जब आप पूछेंगे, बात रखेंगे, तभी वहां तक पहुंचेंगे। इसी के लिए मैं धन्यवाद आप सभी से करता हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, पूनम मैम नमस्कार, सभी को मेरा दिल से नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है, चेहरे पे मुस्कुराना, चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 9 और 10 कोर्स A की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं, सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है। बहुत ही सहज भाषा में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।